इंडिया के साथ 2-3 सिचुएशन हुई थी. We have to study the wars in order to understand defense technology, otherwise it will not make sense. How many wars India has fought? India has fought certain wars. शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या 1947-48 कश्मीर, राइट? वो वॉर नहीं थी पर अच्छा खासा युद्ध उसमें भी हुआ ही था कि कौन कश्मीर को टेक ओवर कर ले. वहां के राजा की बेवकूफ़ी की वजह से कश्मीर की खिचड़ी बन गई है इस वक्त. 1947-48 वॉर बोलते हैं उसको. Then what was the next war? 1962 China war, right? Can I say that the actual war, large scale war which India faced was the India-China war? India-China war मेरी large scale war थी. India-China war देखो कश्मीर वॉर थी वो कहाँ तक थी? केवल जम्मू एंड कश्मीर. कश्मीर वॉर में मुझे इस बात की चिंता नहीं हो रही थी कि विशाखापट्टनम पे अटैक हो सकता है क्या. यस और नो? इतना मुझे ज्योग्राफी समझ में आती. कश्मीर वॉर में उनको भी केवल कश्मीर से लेना देना था, हमको भी इस बात का ध्यान रखना था कि कश्मीर हमारे पास ही रह जाए. पहली लार्ज स्केल वॉर जो मेरी हुई थी वो थी 1962. 1962 वॉर वॉज एन आई ओपनर फॉर इंडिया. It was an eye opener for India because India was not able to defend itself and we faced a certain defeat in this war. 1962 war was also and should always be a reminder in your head that somebody who's your friend does not guarantee they will not attack you. हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा था. We were the first country to recognize China as the independent nation. जो लोग इजराइल पैलेस्टाइन का इशू समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है रिकग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कितनी बड़ी बात है. पैलेस्टाइन किसकी लड़ाई कर रहा है? रिकग्निशन. इसी बात की लड़ाई है ना पैलेस्टाइन की कि वी आर अ कंट्री. और इजराइल बोलता है जो जो बोलेगा दे आर अ कंट्री वो मेरा दोस्त नहीं होगा. इजराइल के पीछे कौन खड़ा हुआ है? यूएसए. यानी कि रिकग्निशन कोई छोटी चीज नहीं होती. रिकग्नाइजिंग अ कंट्री दैट यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज अ वेरी वेरी बिग फीट एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज. क्यों बड़ी बात थी? ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी. दे वर नॉट अ डेमोक्रेसी, दे वर कम्युनिस्ट इकोनॉमी. और इनके यहाँ से जो भागे हुए लोग थे उनको यूएसए ने, यूके ने सपोर्ट किया था और वो सारे मिलकर ताइवान के फिर रूलर्स बने. बट वेरेवर यूएस एंड यूके इज इन्वॉल्व वहाँ पर डेमोक्रेसी आपको लानी पड़ेगी. सो द रूलर्स ऑफ चाइना हु एक्चुअली रैन अवे फ्रॉम चाइना, जिनको माओ जेडोंग ने अपने रेवोल्यूशन के टाइम पे हटाया था, वो इस वक्त कहाँ पर होंगे? ताइवान में. ताइवान जो कि एक अब डेमोक्रेसी. तो यानी कि यूएसए एंड यूके वर नॉट वेरी फ्रेंडली विद चाइना. वी बीइंग द नेबर्स, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, पंचशील, एवरीथिंग. हमने ये बोला कि नहीं भाई ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते. वी शेयर इट विद बांग्लादेश फॉलोड बाय चाइना. बांग्लादेश के साथ लेकिन एक जो एडवांटेज है कि एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड. चाइना के साथ जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नाउ बिकॉज वी हैव सर्टेन कंसर्न्स कि दी नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मेरा लगभग हर एरिया जो है वो अंडर थ्रेट आ जाता है बिकॉज ऑफ द चाइनीज इनकर्शन. मेरी 62 वॉर में मुझे 2-3 चीजें समझ में आई. वन, माई आर्मी इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई डू नॉट हैव द एम्यूनिशन. मेरे पास असला बारूद या इक्विपमेंट्स नहीं है टू फाइट अ लार्ज स्केल वॉर एंड माई आर्मी इज नॉट प्रिपेयर्ड. और जो तीसरी चीज थी जो अब हमको समझनी, हम थोड़े बड़े हो गए, दैट वेदर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी वॉरफेयर. जो वेदर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. चाइना ने होशियारी ये करी कि उस वक्त उन्होंने इनकर्जन्स करे जब वहाँ पर जो बर्फ़ होती है वो नहीं होती, यानी कि बर्फ़ पिघली हुई होती, उनके लिए आना आसान है और वो तुरंत रिट्रीट कर गए. द फनी थिंग इज दे वर रिट्रीटिंग क्योंकि अगर एक बार बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू गो बैक टू देयर टेरिटरीज. तो हमने एक और चीज़ सीखी 62 वॉर से कि द वेदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, द आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आप एक ऐसे लड़के को जो कि मान लीजिए तमिलनाडु का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, बिना ट्रेनिंग के आप उसको 6000 फीट के माउंटेन्स के ऊपर नहीं भेज सकते. 6000 मीटर्स, सॉरी नॉट फीट, 6000 मीटर्स हाइट की जो स्नो लाइन है, आप ऐसा लड़का जिसने जिंदगी में कभी 2000 मीटर से ऊंचे पहाड़ नहीं देखे, आप उसको नहीं भेज सकते. हमारी बहुत सारी कैजुअलिटीज इसलिए हुई थी बिकॉज आवर सोल्जर्स वर नॉट ट्रेन्ड फॉर द माउंटेन वॉरफेयर. तो इंडिया के साथ 2-3 दिक्कतें हैं. इंडिया की जो लैंड बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स विच आर विद पाकिस्तान एंड चाइना.
लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना, ये उन स्टेट्स में है जहां पर क्या है मेरे पास, माउंटेन्स। और जो मेरी इंडियन आर्मी की जो कॉम्पोजिशन है, जो सोल्जर्स एक्चुअली फाइट करते हैं, मोर देन 80% ऑफ द सोल्जर्स हैव नेवर लिव्ड इन दी माउंटेन्स। तो जो लड़ रहे हैं उनने कभी पहाड़ देखे नहीं है, लेकिन युद्ध हमेशा कहाँ पर हो रहा है, पहाड़ों। डिफरेंस दिक्कत आएगी। जो लोग पहाड़ों में कभी घूमने गए हैं, आपको ब्रीदिंग इशू आ जाता है अगर आप जीरो लाइन तक पहुंचते हैं। व्हाट इज जीरो लाइन? जहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। जैसे जैसे आप जीरो लाइन तक पहुंचते हैं, वहां पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेच रहे होते हैं और बोलते हैं जरूरत पड़ेगी तुमको लगता है अरे हम 20 साल के हैं, कहते नहीं बेटा जरूरत पड़ेगी, एंड एक्चुअली दे स्टार्ट हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब आप ऐसे लड़के को क्या बोल रहे हो, जाओ वहां पर सिक्किम में युद्ध करो, नाथुला पर युद्ध करो, अरुणाचल पर युद्ध करो। भाई जोश अपनी जगह है, मेरी बॉडी फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर हैविंग दी वॉरफेयर। सो व्हाट डिड आई वर्क ऑन? आई वर्कड ऑन 3 थिंग्स। 1, आई वर्कड ऑन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग ऑन दी माउंटेन। तो आपके माउंटेनियरिंग कॉलेजेस बने, डिफेंस कॉलेजेस बने, विच वर फोकसिंग ऑन दी वॉरफेयर इन दी माउंटेन्स। यू वर्कड ऑन क्रिएटिंग योर ओन एम्यूनिशन। आपको DRDO की ज़रूरत फील होने लगी, अभी तक बनाया नहीं है आपने, पर फील होने लगी कि हमारे पास अपने खुद के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होने चाहिए। तीसरा, the good thing is we had a very very capable general at that time, that was Sam Manekshaw, another kind of cool, right? Cool बनना है, again these are the people you can idolize with. Sam Manekshaw made sure that India never loses a war anymore. He was not exactly the general at that time, but he was a very senior military officer, and he actually made the roadmap for the remaining wars of India, and it made sure that India has never lost a war after that. हम पहली मेजर स्केल वॉर हारे थे, बट उसके बाद, अच्छा कैन एनीवन टेल मी द टाइमिंग ऑफ 65 वॉर, 1965 वॉर टाइमिंग क्यों रही होगी ऐसी? सेकेंड वॉर जो इंडिया की मेजर लार्ज स्केल हुई थी वो कौन सी थी? 1965। कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? कल बर्थडे था उनका, राइट? 1965 वॉर की टाइमिंग बहुत गलत थी इंडिया के लिए, बट हमने महात्मा गांधी नहीं थे हमारी टाइमिंग क्यों इंडिया के लिए गलत थी? इंडिया के लिए बच्चे टाइमिंग इसलिए गलत थी, देयर वर 3 थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन दी कंट्री। अच्छा, शास्त्री जी का स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान। देयर इज अ रीजन व्हाई ही गेव दिस स्लोगन। लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये बात हम अभी कर पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, वेरी पॉपुलर। इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना होगा। इंडिया को हमको इसलिए एक्सेप्ट करना होगा, इमोशनल कंट्री है, कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट मैंडेट जो कि मोर देन 400 सीट्स का मिला है, वो केवल किसको मिला है? राजीव गांधी। और राजीव गांधी विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ही गॉट दैट मैंडेट बिकॉज मिसेस गांधी वॉज किल्ड, she was assassinated. So yes, India is an emotional country. Another, Jawaharlal Nehru, when he died, he was a very popular prime minister, and anyone who would take his place, India will always have the doubt कि तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री was a simple guy, आम आदमी थे, बहुत सिंपल फैमिली से थे, बहुत फ्लैशी बैकग्राउंड नहीं था, इंग्लैंड से पढ़ के नहीं आए थे। इंडिया के लिए थोड़ा एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा कॉलोनियल हैंगओवर हमारे साथ है, अभी भी है। जैसे जो सबसे बड़ा नॉनसेंस हमको लगता है, जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है वो इंटेलिजेंट है, सबसे वाहियात चीज़ स्कूल में। ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। अब वो इंग्लिश इंटेलिजेंस का पैरामीटर कैसे हमको समझ नहीं आता, बिकॉज समवेयर वी आर वेरी हैप्पी व्हेन समबडी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। समझ नहीं आ रहा पर सुंदर लग रहा है सुनने में, राइट? He had 2 issues, one acceptance from the public and confidence from the public as well as Indian army. Second issue was we were going through severe famines and droughts. हमारे यहाँ पड़ रहा था अकाल, हमारे यहाँ पड़ रहा था सूखा, और उस अकाल और सूखे की स्थिति में हमको 2 चीज़ें इंश्योर करनी थी कि हमारे यहाँ खाने की कमी ना आ जाए, क्योंकि उस वक्त हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वॉज कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय यूएसए। यूएसए की सबसे ज़्यादा एड पाकिस्तान में आती थी। यूएसए ने इतनी एड भेजी है पाकिस्तान, इतना पैसा भेजा है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ऊपर चलता था। नॉट बिकॉज कि उनका मैन्युफैक्चरिंग या जीडीपी हाई है, क्योंकि इतनी एड आ रही है उनकी। ऐसी सिचुएशन में there were 2 people or 2 category of people who were running the country. One was the farmer, another was the soldier. Farmer was ensuring the soldier fights and the country does not
स्टार। और सोल्जर क्या होता है बेटा? सोल्जर इज नथिंग बट अ फार्मर इन द यूनिफॉर्म। यस और नो? सोल्जर और फार्मर में बहुत डिफरेंस नहीं है। वही वही उसका भाई किसानी कर रहा होता है और उसी का भाई जाकर भर्ती होता है सेना में। तो दिस वॉज द रीजन वाई ही लिटरली विद द फोल्डेड हैंड्स गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, बिकॉज दीज आर द टू पीपल हु आर कीपिंग द कंट्री सेफ। 65 वॉर की टाइमिंग इंडिया के लिए इसलिए खराब थी क्योंकि हमारे आर्मी का मोराल डाउन था। हम 1962 वॉर 63 में हमारे प्राइम मिनिस्टर चले गए, 1-1.5 साल के अंदर दे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट अस। और 1965 वॉर जो थी ये लार्ज स्केल वॉर थी। आप मल्टीपल फ्रंट्स पे हमसे लड़ रहे थे। यू वर फाइटिंग विद अस इन राजस्थान ऑल्सो, यू वर फाइटिंग विद अस इन गुजरात ऑल्सो, यू वर फाइटिंग विद अस इन पंजाब ऑल्सो, यू वर फाइटिंग विद अस इन जम्मू एंड कश्मीर, यू वर फाइटिंग फ्रॉम बांग्लादेश। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया रियलाइज कि बांग्लादेश तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हम दो फ्रंट्स पे लड़ाई नहीं लड़। अच्छा, इंडिया को ये सीख कैसे आई कि दो फ्रंट्स पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए? बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी केवल इसलिए हारना शुरू हुआ क्योंकि उसके पास दो फ्रंट्स पे लड़ाई छिड़ गई थी। कोई कंट्री कितनी भी पावरफुल हो, जब वो दो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रही होती है तो फिर उसका जीतना मुश्किल हो जाता है। वो लर्निंग हमने कहाँ से ली? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड वी देन स्टार्टेड प्लानिंग दैट वी नीड टू रिमूव फर्स्ट फ्रंट। ये वाला फ्रंट हमको हटाना। दैट एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। एक दिन में लिबरेशन तो नहीं होता ना। आप सोचिए 61 से 75 केवल 6 साल के अंदर हमने एक मोमेंटम इतना दे दिया एक मूवमेंट को कि वो लोग वहाँ की तख्ता पलट पर उतर आए। And by the time it was 1969 and 70, Sam Manekshaw had a proper concrete proof plan कि this is what is going to happen. That man literally wrote it on the paper कि इस दिन जंग शुरू होगी और इस दिन जंग खत्म होगी और इस दिन ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो चुका हो। Do you see with every war we are learning something and we are evolving. हमने 62 वॉर से क्या शुरू किया? DRDO। हमने 62 वॉर के बाद हमको समझ में आया कि भाई हमारे पास अपनी मिसाइल्स होनी चाहिए। 65 वॉर में मुझे समझ में आया कि मैं दो फ्रंट्स पे लड़ाई तो नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एंड अप लाइक जर्मनी। अभी मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू हैव प्रॉब्लम। अच्छा, किस किस ने ये पिक्चरें देखी हैं? गाजी अटैक किस किस ने देखा है? गाजी अटैक के बारे में सुना किस किस ने? सर गाजी अटैक में क्या सबमरीन्स यूज हो रही थी बे ऑफ बंगाल में? डू यू सी स्केल बढ़ता जा रहा है। हमारा पड़ोसी भी थोड़ा अमीर होता जा रहा है जिस भी कारण से। और अभी तक क्या था, 1948 में केवल कश्मीर से शुरू हुआ मैं, उसके बाद मैंने लैंड वॉरफेयर किया। मैंने बॉर्डर पिक्चर में देखा कि एयरक्राफ्ट भी आ रहे थे, यानी एयर वॉरफेयर भी हो गया। भाई इतना नहीं पता, पिक्चरें तो देखी होती हैं, इंडियंस लव मूवीज। और मैंने देखा कि पनडुब्बी भी आने लग गई हैं, यानी कि अब केवल शिप्स विप्स पे वॉर नहीं, आप अंडर सी वॉरफेयर भी कर रहे हो। यानी 1971 से आई ऑल्सो फाउंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज द नेवल वॉरफेयर एज वेल। क्योंकि अगर मैं दिल्ली को और कलकत्ते को और मेरे इंटीरियर्स को डिफेंड करने में रह गया और मेरी कोस्टल सिटीज चली गई तो मेरा सारा ट्रेड रूट मेरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द लर्निंग, और सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेचरस वॉर जो सबसे खतरनाक वॉर थी दैट वाज कारगिल वॉर। बेटा कारगिल वॉर लार्ज स्केल नहीं थी। कारगिल वॉर में कोई गुजरात में नहीं लड़ रहा था, कोई राजस्थान में नहीं लड़ रहा था, वो जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत छोटे हिस्से में लड़ाई लड़ रहे थे, बट वो थी स्ट्रैटेजिक वॉर। इसलिए आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजिक। आउट ऑफ ऑल द वॉर्स, द ओनली वॉर विच आई वुड कंसिडर एज ट्रूली स्ट्रैटेजिक इज द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर विच टुक प्लेस इन 1999। कारगिल वॉर में उनका फंडा या उनका जो एम था वो कश्मीर टेक ओवर नहीं था। अगर किसी इंसान को कश्मीर को टेक ओवर करना होता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर्स पे लड़ाई करता है, वो उल्टा उठ के लद्दाख तक लड़ाई करने नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू द लोकेशन ऑफ द्रास कारगिल रीजन एंड देन आई विल टेल यू और आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, इफ समबडी वांट्स टू टेक ओवर जम्मू एंड कश्मीर, शुड एनीवन गो टू दैट रीजन? ज्योग्राफी हुआ है हमारा थोड़ा बहुत? ज्योग्राफी हो गया? मैपिंग हुई है? नहीं हुई है? अरे पता तो होगा ट्रांस हिमालयास कहाँ है, इतना तो हमने भी थोड़ा रटा ही दिया था तुम्हें। ट्रांस हिमालयास के बाद हिमाद्रीज, हिमाचल, शिवालिक। ट्रांस हिमालयास और हिमाद्रीज यानी कि लद्दाख जास्कर रेंज के बीच में कोई क्यों अटैक करने आ रहा है आपको? जबकि कश्मीर वैली जो है वो किसके ऊपर है?
पीर पंजाल रेंज। अगर किसी को कश्मीर को टेक ओवर करना है तो कहाँ पर अटैक करना चाहिए? पीर पंजाल रेंज। If somebody is going all over till Zaskar range and Ladakh range, that means they don't want to take over Kashmir. They are actually after something else. One, disturbing the economy. India was on the rise. India was one of the highest, GDP ranker of that time. जो बोलते ना 8% growth, 9% growth. पहली बार ऐसा लग रहा था that India might touch the double digit growth. डबल डिजिट ग्रोथ नहीं होती किसी की टच बहुत ईजिली। जैसे आप अगर इस वक्त देख रहे हो यूके की ग्रोथ 1.2%, इंडिया की अभी भी 8% पे है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ। वी वर अबाउट टू टच दी डबल डिजिट ग्रोथ। आपको किसी भी तरह कंट्री को डिस्टर्ब करें, इट वॉज मोर ऑफ अ डिस्टर्बेंस, इट वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक। दे वर टारगेटिंग आवर ग्लेशियर्स, दे वर टारगेटिंग द रीजन एंड दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ क्लियर रोड ऑफ मैप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अब आका चेंज हो गया है। पहले आका कौन थे उनके? यूएसए। अब आका कौन हो गए उनके? चाइना। थोड़ा सा अब हम समझेंगे, थोड़ा सा टच एंड फील समझ में आ गई है इस सब्जेक्ट की क्या है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आप कुछ भी टॉपिक पढ़ें जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देयर आर 3 थिंग्स दैट शुड कम टू योर माइंड। क्यों बना रहा हूँ मैं ये टेक्नोलॉजी मेरे देश में कहाँ काम आएगी और किस किस एरिया में काम आएंगी। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दीज 3 थिंग्स प्रॉपरली, इफ़ यू आर एबल टू राइट देम, if somebody asks you why did you make missiles, what type of missiles do you have, where will you deploy these missiles, then you know the subject. otherwise पेपर में कहीं ना कहीं confusion आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लास्ट मोमेंट स्टडी आएगी ही नहीं, आपको बहुत तकलीफ होगी, आप उल्टा नेगेटिव करके आ जाओगे। क्योंकि वो एक दिक्कत होती है, अगर ये मैंने टॉपिक कहीं पर भी पढ़ा है या सुना है तो फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते पेपर में, और छोड़ोगे नहीं और कुछ ना कुछ गलत करके आ जाओगे। ये होती है ना दिक्कत, वो ईगो नहीं मानती है हमारी कि मैंने कहीं तो देखा है, मैं अटेम्प्ट तो कर लूँ। हमेशा ऐसा होता है 4 में से 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन होते हैं। इतने तो टेस्ट पेपर्स दे लिए होंगे। चलो